हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये आरसीसी रिवीजन का हमारा दूसरा पार्ट है। हम लोग लास्ट टाइम पे यहाँ तक कर रहे थे रिवीजन। यहाँ तक हो गया था हमारा 10/2062 में हमारा आई एस कोड जो स्टील एनफोर्समेंट में होता है अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 432 का पार्ट 1 1982 जो कंफर्म करता है माइल्ड स्टील के लिए और मीडियम टेंसाइल स्टील के लिए, जबकि 1786 जो करता है वो हाई यील्ड स्ट्रेंथ के लिए डिफॉर्म्ड स्टील जो होती है ना HYSD बार के लिए करता है। 1566 ये होता है कंफर्म तो हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक, ऐसे वायर बनी होती है ना, ये हमने बनाया था 666 ऐसी बनी जाती है, तो वायर फैब्रिक के लिए ये 1566 होता है। ठीक है। 2062 होता है हॉट रोल्ड मीडियम एंड हाई टेंसाइल स्टील के लिए। सब लोग जा रहे हैं, देखो 1700 1500 400 होते थे, सबसे ज़्यादा है तो हॉट रोल्ड एंड हाई टेंसाइल स्ट्रक्चर स्टील के लिए यूज होता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या था। इम्पोर्टेंट डाटा रिलेटेड टू द रेनफोर्स बीम टाइप ऑफ द सेक्शन। अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस होता है वो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कम होता है। ठीक है। डेप्थ होती है जो न्यूट्रल एक्सिस की। फार्मूला ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस का क्या होता है, एक्स सी बराबर होता है एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी डिवाइड बाई एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। मूवमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ये हो जाता है हमारा सिग्मा एस टी इंटू एस टी डी माइनस एक्स बाई 3। और जो फेलियर जो कंडीशन होती है वो किसकी होती है, स्टील फेलियर या डक्टाइल फेलियर होता है। ओवर एनफोर्स कंडीशन में क्या हो जाता है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ज़्यादा हो जाती है इसकी डेप्थ। और इसका जो फार्मूला फॉर द न्यूट्रल एक्सिस होता है bx²/2 इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स होता है। मूवमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस क्या रह जाता है, तो इसके लिए तो मूवमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस bx सिग्मा CVC/2 और डी माइनस एक्स बाई 3 हो जाता है। इसमें कंक्रीट फेलियर पहले करता है, इसका नाम ब्रिटल फेलियर दिया जाता है। बैलेंस सेक्शन में एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस बैलेंस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस दोनों सेम हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में एक्स बराबर एक्स हो जाता है। और इसका मूवमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस जो निकालते हैं वो निकालते बी एक्स इंटू सिग्मा सी वी डिवाइड बाई 2 डी माइनस एक्स बाई 3 से और सिग्मा एस टी डी माइनस एक्स बाई 3 से। इसमें एक्स जो फेलियर होता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, कोई भी मतलब कॉमन फेलियर बोला जाता है, जो भी हो न्यूट्रल एक्सिस पे ही फेलियर होता है, दोनों साथ साथ में फेल करते हैं। इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या रह जाते हैं, तो न्यूट्रल एक्सिस के लिए फार्मूला जो एक्स बराबर एम सिग्मा सी वी इंटू डी होता है और एम सिग्मा डिवाइड बाई एम सिग्मा सी वी प्लस सिग्मा एस टी होता है। लीवर आर्म के लिए जो फार्मूला निकलता है डी बराबर जेड बराबर डी माइनस एक्स बाई 3 होता है। रजिस्टिंग मूवमेंट क्या होता है, एम आर बराबर बी एक्स सिग्मा सी वी डिवाइड बाई 2 डी माइनस एक्स बाई 3 होता है। परसेंटेज ऑफ द टेंसाइल स्टील के लिए फार्मूला पी बराबर ए एस टी बी अपॉन डी, ये डी स्मॉल होगा, यहाँ पे ध्यान देना है। ग्रॉस के लिए एक और होता है फार्मूला, तो उसमें कैपिटल डी आ जाता है, तो एस टी अपॉन बी डी इंटू 100 हो जाता है। कंडीशन वैन डबली रेनफोर्स बीम इज प्रिफर्ड, क्यों कब प्रेफर की जाती है, वैन साइज ऑफ द बीम इज कन्फाइंड मतलब छोटा है, कम से कम एरिया में बनाना है बीम को मजबूत। और वैन द सेक्शन ऑफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू द रिवर्सिबल स्ट्रेस होता है, जैसे कंप्रेशन टेंशन में बार बार आता है। वैन द बीम इज अंडर इसेंट्रिक लोडिंग हो तब हम डबली रेनफोर्स बनाएंगे। इट इज़ आइडियल वैन एक्सीडेंटल और सडन लेटरल शॉक और इम्पैक्ट लोड आर गवर्न बाय द बीम। ठीक है। इट इज़ यूज वैन द बेंडिंग मूवमेंट चेंज साइन फ्रॉम द प्रिवेंट टॉर्शन मूवमेंट के अगेंस्ट में इसको मूवमेंट साइन चेंज करता है। इन केस ऑफ द कंटिन्यूस बीम ऑफ एट द सपोर्ट वेयर नेगेटिव मूवमेंट डेवलप्ड एट द टॉप फाइबर, कंटिन्यूस बीम है एट द सपोर्ट पर और नेगेटिव मूवमेंट डेवलप एट द टॉप फाइबर। चलिए अगला देखते हैं क्या है। इन अ डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम्स स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, कंक्रीट में भी कंप्रेशन इन डबली रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम स्ट्रेस इन कंप्रेशन जो होता है ना वो कम होता है स्ट्रेस इन टेंशन से। टेंशन स्टील ऑब्वियसली कम ही होगा, इक्वल नहीं होगा डबली में। हम लोग सोचे कि इक्वल लेगा, नहीं कम ही लेगा कंप्रेशन में, क्योंकि कंप्रेशन में स्टील तो फेल करे या ना करे, लेकिन फिर वो कंक्रीट फेल हो सकती है ना ज़्यादा होने तो, टेंशन से ज़्यादा होगा तो या बराबर होगा तो। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होमोजीनियस सेक्शन, या फिर ये कह सकते कि कंप्रेशन में तो कंक्रीट भी बियर कर ले जाएगी स्ट्रेस को साथ में, फिर जो बचा होगा वो
स्टील को मिलेगा, जबकि टेंशन में तो पूरा स्टील ही टेंशन बियर करेगी ना स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो होमोजेनियस सेक्शन क्या होगा, शियर स्ट्रेस इज पैराबोलिक विथ जीरो एट द टॉप, जीरो एट द टॉप एंड बॉटम विथ द मैक्सिमम ऑफ द मिड न्यूट्रल एक्सिस या मिड, होमोजेनियस सेक्शन होगा तब उस कंडीशन में। और हेट्रोजेनियस सेक्शन में पैराबोलिक अबव द न्यूट्रल एक्सिस, अबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, ऐसा बन के जाएगा हेट्रोजेनियस है। तो एच पर 10 IS 456 जो शियर स्ट्रेस एट द एनी प्लेन कैसे निकलेगा, टाउ बराबर V अपन BD। और यहाँ पे जो IS कोड 456 2000 के अनुसार नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ V बराबर हो जाता है V अपन BD, B अपन BD। इक्विवेलेंट शियर इन टॉर्शन बराबर हो जाता है, इक्विवेलेंट शियर बराबर V इक्विवेलेंट हो जाएगा V प्लस 1.6 T या B। टी अभी क्या है, कमेंट कीजिए आप लोग जो भी हो, थोड़ा माइंड से निकला हुआ टी अभी क्या है। टाउ मैक्स जो हो जाता है 1.5 एवरेज का 1.5 गुना होता है रेक्टेंगुलर बीम के लिए, जबकि 1.33 होता है ट्रायंगुलर का, ठीक है। मैक्सिमम एवरेज के 1.33 होता है इन द ट्रायंगुलर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर द बीम LSM और WSM, इसमें से वैल्यू पूछी जाती है। तो LSM के लिए जो अगर M15 की वैल्यू है तो इसमें 2.5 होता है, M20 है तो 2.8 होता है, ये बढ़ता जाता है। तो स्ट्रेस वैल्यू बढ़ती जाएगी कि जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस बियर कर पाएगा। तो 2.5, 2.8, 3.1, 25 पे 3.1, M30 पे M3.5, M35 पर 3.7, M40 और अबव होगा तो M4 पर भी 40 होगा, सेम हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू। जबकि WSM में जो 1.6, 1.8, 1.9, 2.2, 2.3, 2.5, +2, +1, +3, +1, +2 ऐसे बढ़ रहा है पॉइंट में वो भी। जबकि यहाँ पे 5, 3, +3 पॉइंट में, +3, +4, +2 पॉइंट में और +3 ऐसे कुछ बढ़ रहा है, याद रखना है, थोड़ा बढ़ती हुई वैल्यू रहेगी। WSM 1.6 से स्टार्ट होगी, जबकि LSM में 2.5 से स्टार्ट होगी मैक्सिमम शियर की वैल्यू इन द बीम के लिए, बीम की कंडीशन। शियर स्ट्रेस टाउ C डिपेंड अपॉन द कंक्रीट ग्रेड एंड एरिया ऑफ स्टील, मतलब जो शियर स्ट्रेंथ होती है टाउ C दोनों पर डिपेंड करती है, कंक्रीट का ग्रेड और एरिया ऑफ स्टील। डिजाइन ऑफ द शियर रेनफोर्समेंट टाउ V इक्वल टू लेस देन टाउ C अपॉन 2। तो क्या होगा, नॉट रिक्वायर फॉर द एनी टाइप ऑफ द शियर रेनफोर्समेंट। अगर जो हमारा शियर इन द जो शियर स्ट्रेस आ रहा है वो कंक्रीट के बियरिंग शियर स्ट्रेस के आधे से कम है या बराबर है, तो हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है शियर रेनफोर्समेंट देने की। जबकि अगर टाउ C/2 या इक्वल टू उससे ज़्यादा हो रहा है हमारा आने वाला शियर और सीमेंट के शियर वैल्यू से लगभग बराबर या इक्वल हो रहा है, तो फिर मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट देना पड़ जाता है। जबकि टाउ C और टाउ C मैक्स के बीच में अगर हमारा लाई करता है आने वाला शियर स्ट्रेस, तो हमको प्रोवाइड ऑफ द शियर रेनफोर्समेंट करना पड़ता है। जबकि टाउ V और टाउ C से अगर टाउ V की वैल्यू टाउ C मैक्स से भी ज़्यादा आती है तो सेक्शन को रीडिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है, याद रखने वाली चीज़। स्ट्रेंथ ऑफ द शियर रेनफोर्समेंट फॉर द वर्टिकल स्ट्रोक्स भी हो जाएगा हमारा 0.87 ASFY इंटू ASV DYSV LSM के लिए, जबकि WSM के लिए अल्टीमेट शियर स्ट्रेस हो जाता है ASB सिग्मा SB इंटू DYASV। नोट, फर्स्ट स्टोप प्रोवाइडेड एट द हाफ डिस्टेंस, पहला स्टोप जो हम देते हैं वो हाफ डिस्टेंस SYV
of the above spacing sorry where SB is the spacing of the bars, ठीक है। मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर द शियर रेनफोर्समेंट, मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी देंगे हम शियर रेनफोर्समेंट की, मिनिमम ऑफ द इन तीनों में से कोई भी चारों में से। तो कौन सी, एस बी बराबर 2.175 एफ वाई इंटू ए एस बी अपॉन बी, या 0.87 एफ वाई ए एस बी अपॉन 0.4 बी, ये क्या है, या 300 mm या 0.75 डी और फॉर वर्टिकल स्टूरप्स और डी फॉर इंक्लाइंड स्टूरप। इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उनकी हम उसको मैक्सिमम वैल्यू देंगे स्पेसिंग के लिए। साइड फेस रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइडेड एच पर द IS 456/2000 के अनुसार प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ द 0.1% ऑफ वेवेरिया एंड डिस्ट्रीब्यूट इट इक्वली ऑन बोथ साइड, ठीक है। अर्थात 0.05% एक साइड और 0.05% दूसरे साइड हो जाएगा। इन द साइड रेनफोर्समेंट बार बीम डेप्थ इज अ ग्रेटर देन टू द 450 mm इफ बीम इज सब्जेक्टेड टू टॉर्शन। साइड रेनफोर्समेंट कब किया दिया जाएगा, बीम की डेप्थ अगर 450 से ज़्यादा है और बीम टॉर्सन के लिए सब्जेक्टेड है, और अगर 750 से ज़्यादा है और बीम नॉट सब्जेक्टेड टू टॉर्सन तब। और मैक्सिमम स्पेसिंग जो दी जाएगी 300 mm या फिर बीम विड्थ में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हम साइड फेस रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग देंगे, ठीक है। अगर 450 है मतलब कम डेप्थ है, थोड़ी कम डेप्थ है, तो हम टॉर्सन में है तब साइड रेनफोर्समेंट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और बीम अगर ज़्यादा डेप्थ है 750 तो हम साइड रेनफोर्समेंट देंगे, जबकि टॉर्सन में नहीं है तब भी दे देंगे। शियर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्टोरअप्स, इंक्लाइंड बार्स या बेंट अप बार्स। मतलब 3 टाइप से दिया जाता है, वर्टिकल स्टोरअप के रूप में शियर रेनफोर्समेंट, इंक्लाइंड बार या बेंट अप बार के रूप में। बेस्ट वर्टिकल स्टोरअप्स के रूप में बेस्ट इन केस ऑफ द रिवर्सिबल लोड एंड प्रोवाइडेड अराउंड द टेंसाइल रेनफोर्समेंट। डायमीटर ऑफ द स्टोरअप 6 से 12 mm लिया जाता है जो हमारा वर्टिकल स्टोरअप दिया जाता है। वर्टिकल स्टोरअप यही होते हैं, ठीक है। डाया ऑफ हैंगिंग बार क्या होता है, ऊपर जो होती है ये टेंशन में रहता है उनको तो मेन डायामीटर बोलते हैं, जबकि ऊपर जो कंप्रेशन में होती है जिनको जो लोड नहीं लेती है ज़्यादातर फ्री ऑफ केवल हैंगिंग बार के लिए यूज किया जाता है, उसका होता है 8 से 12 mm। ये होता है 6, ये होता है 8 से 12, ये और मोटा रखते हैं थोड़ा, 6 से 12, ये 8 से 12 mm डायामीटर का रखते हैं, और ये तो रहता ही है अलग। इंक्लाइंड बार आर एट द प्रोवाइडेड एट द 45 डिग्री जनरली। बेंट अप बार इट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड इन कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्टिकल स्टूरप्स, वर्टिकल स्टूरप के साथ दिया जाता है बेंट अप बार। और फॉर टेंशन बार डेवलपमेंट और बॉन्ड लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ या फिर बॉन्ड लेंथ LD बराबर होता है सिग्मा ST 5/4 टाउ AD टेंशन के लिए। अगर टेंशन में बार है उसकी जो डेवलपमेंट लेंथ देंगे वो सिग्मा ST 5/4 टाउ AD फॉर द WSM के लिए, जबकि LSM के लिए हो जाए 0.87 FY 5/4 टाउ AD। इसमें सिग्मा ST को चेंज कर दिया है LSM में 0.87 FY LSM WSM। फॉर कंप्रेशन बार टाउ BD इंक्रीज बाय द 25%। ये हमारा टेंशन बार में था, बाकी सब 25% बढ़ा दिया जाता है, 25% 100, 25 चौका 100, 4। WSM के लिए जो बात हो जाएगी वो सिग्मा ST 5/5 टाउ BD, जबकि LSM के लिए हो जाएगा 0.87 FY/4 की जगह 5 हो जाएगा नीचे, ठीक है। कंप्रेशन बार के लिए, टेंशन के लिए होता है। मिनिमम एरिया ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन परसेंटेज में AST/BD × 100 या फिर 0.87/FY × 100। मिनिमम एरिया ऑफ टेंसाइल
रेनफोर्समेंट, इसमें भी स्मॉल डी है। एक जगह कहीं पर कैपिटल डी आता है, नोटिस करना है। यहाँ पे भी स्मॉल डी है तो यहाँ पे स्मॉल डी रखना है। मिनिमम एरिया ऑफ द टेंशन रेनफोर्समेंट में ये हो गया। अगला देखते हैं। नो डायमीटर ऑफ बार अगर 36 mm से ज़्यादा है। द लेंथ ऑफ स्प्लाइस शुड नॉट बी यूज, स्प्लाइस लेंथ नहीं यूज़ करेंगे, फिर वेल्डिंग करेंगे, लैप स्प्लाइसेस नहीं करेंगे। इफ डायमीटर इज ग्रेटर देन 32 mm द लैप स्प्लाइसेस शुड नॉट बी यूज एज पर द अमेंडमेंट नंबर 31। अमेंडमेंट नंबर 3 IS कोड 456/2000। इन दिस कंडीशन इट इज यूज प्रोवाइडेड वेट। हाँ, परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट जो हो जाएगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंडेंट होगा। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20, M25, M30, M35, M40 है। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी हमारी हो जाएगी कंक्रीट के लिए 1.2 से स्टार्ट होकर 1.4, 1.5, 1.7, 2 4 5 7 9, 2 4 5 7 9, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9। Above value are corresponding to plain bar इंटेंशन। अलग है ये, टेंशन इंटेंशन नहीं होता, इंटेंशन हो जाएगा अलग। टेंशन में जो होगा प्लेन बार के लिए ये वैल्यू है। अब वैल्यू आ रहा है इंक्रीज बाय द 60% फॉर द HYST। तो हमारी ये 12 छंग 72, 12 पंच 72, 7.2, 12 12 12 7 72 नो 1.92 हो जाएगा HYST के लिए। ऐसे ये हो जाएगा 14 बढ़ता जाएगा। इस हिसाब से 60% वैल्यू बढ़ जाएगी, इसको याद रखना है और बाकी 60% को बढ़ा के रखना है। अब वैल्यू आर इंक्रीज बाय द 25% बार अंडर द कंप्रेशन, कंप्रेशन के लिए 25% बढ़ेगी, जबकि HYSD के लिए जो हमारा वैल्यू बढ़ेगा वो 50% बढ़ेगा। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट और डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9। जबकि ग्रेड ऑफ द यहाँ पे अलग दिया गया था एक और, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, ये था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर बीम के लिए। ठीक है, तो ये 2.5 से स्टार्ट हो रहा था, जबकि कंक्रीट के लिए 1.2 से स्टार्ट हो रहा है 20 के लिए, और ये 15 से स्टार्ट हो रहा था और कम से स्टार्ट हो रहा था, 20 से स्टार्ट होगा। ठीक है, याद रखना है 20 का 2 और 1.2। आगे बढ़ते हैं। एंकरेज वैल्यू फॉर द वेरियस टाइप ऑफ द हुक्स के लिए 45 डिग्री के लिए 45 डिग्री से स्टार्ट होगा, 45 हो जाएगा। 90 डिग्री 85, 135 के लिए 12 फाइव, 4 4 से बढ़ता जाएगा हर एक 45 डिग्री के लिए। तो 4 दुनिया 4 दी 12 और 4 चौको 16 फाइव हो जाएगा। 180 डिग्री बेंट और स्टैंडर्ड हुक के लिए 16 फाइव हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 18 में 2 माइनस कर दो तो 16 आ जाएगा। 135 में से आगे के 12 में से -1 कर दो तो 12 आ जाएगा। 80 में से भी -90 में से आगे के 9 में से एक बार कर दो, ये 4 है तो इसमें से 4 ही उठा के रख दो, 4 5। याद रखने के लिए कभी कभी कन्फ्यूजन होने लगता है। लेफ्ट लेंथ इन टेंशन जो हो जाए फ्लेक्सुरल टेंशन विच एवर मोर, इनमें से जो लेफ्ट लेंथ लेंगे इनमें से कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए LD डेवलपमेंट या फिर 35। फॉर डायरेक्ट टेंसाइन में अगर है तो विच एवर मोर 2LD और 35। और स्ट्रेट लेंथ लैपिंग स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट बार
मस्ट बी ग्रेटर देन 200 और 15 इनमें से जो भी ज़्यादा होगा उनकी वैल्यू लेंगे। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा पकड़ बनेगी अगर ज़्यादा ज़्यादा लेंगे इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा। ठीक है ना। लेफ्ट लेंथ फॉर इन टेंशन, लेफ्ट लेंथ इन कंप्रेशन विच एवर इज मोर LD और 24/5, ये याद रखने वाली चीज़ है। अगर हम फ्लेक्चर में रखते हैं तो 35 और कंप्रेशन में रखते हैं तो 24/5 या LD, इनमें से जो भी ज़्यादा हो वो। और जबकि अगर हम डायरेक्ट टेंशन में रखते हैं तो 2LD या 35 जो ज़्यादा हो, या स्ट्रेट लैपिंग ऑफ द रेनफोर्समेंट बार मस्ट बी ग्रेटर देन 200 mm और मिनिमम यही वैल्यू है। ठीक है, इससे तो ज़्यादा होना ही चाहिए। 200 mm और 15/5 जो भी ज़्यादा होगा उससे ज़्यादा होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा या फिर 15/5 से ज़्यादा होने चाहिए कम से कम। For the reinforcement bar with a different diameter, the lap length must be calculated using a diameter of the smaller bar. मिनिमम जो डायमीटर होगा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, जो फाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। द लेफ्ट लेंथ ऑफ द वेरियस मेंबर्स, कॉलम्स के लिए 45/5 होना चाहिए, जबकि स्लैब और बीम के लिए 60 और 5। कॉलम के लिए क्या होगा, रिवर्सिबल स्ट्रेस नहीं आया, कंप्रेस आया तो आया, जबकि स्लैब के लिए बीम के लिए कंप्रेशन में मतलब ज़्यादा होता है ना बेंडिंग उसमें, तो इसलिए उसको 65 ज़्यादा से ज़्यादा उसकी लेफ्ट लेंथ ज़रूरी है, तो 65 दिया गया है। ठीक है, याद रखना है। क्लियर कवर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट, फुटिंग के लिए 50 से 75 mm होता है, जबकि बीम और राफ्ट फाउंडेशन के लिए 50 mm होता है, और राफ्ट फाउंडेशन और बॉटम साइड्स के लिए 75 mm होता है। 75 बीम 50, फुटिंग 50 से 75, और साइड्स के लिए राफ्ट फाउंडेशन, बॉटम और साइड के लिए 75 mm। कॉलम के लिए 40, स्लैब या फ्लैट स्लैब के लिए 20, और जबकि सियर वॉल और बीम के लिए 25, स्लैब स्टेयर केस के लिए 15 mm, क्लियर कवर है ये। और वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए 20 से 30 mm, जबकि रिटेनिंग वॉल के लिए 20 से 25 mm ऑन अर्थ। ठीक है, तो हम जैसे अगर यहाँ पे देखें ग्रेड स्लैब या फ्लैट स्लैब, यहाँ पे सबसे कम किसका है, स्टेयर का। स्लैब से या स्टेयर का है तो 15 mm, फिर ग्रेड स्लैब या फ्लैट स्लैब के लिए 20 mm। फ्लैट स्लैब क्या होती है, जो हमारी पेट्रोल पंप वगैरह पे फ्लैट स्लैब वगैरह टाइप ऐसी होती है, कहीं पे प्लेन स्लैब डाल दी गई है डायरेक्ट ऑन द कॉलम्स विदाउट एनी बीम, तो वो फ्लैट स्लैब कही जाती। तो फिर ये सबसे कम है स्लैब या स्टेयर के सीढ़ियों के लिए 15 mm, फिर फ्लैट स्लैब के लिए 20 mm, ग्रेड स्लैब के लिए 20 mm, जबकि रिटेनिंग वॉल वगैरह के लिए तो 20 से 25 mm ऑन अर्थ। वाटर रिटेनिंग के लिए 20 से 30 mm, जबकि कॉलम का आ जाएंगे तो 40 mm, और कॉलम के बाद फुटिंग पे आएंगे स्ट्रैप बीम या फिर राफ्ट फाउंडेशन टॉप तो 50 mm, जबकि फुटिंग में 50 से 75 mm, और फुटिंग राफ्ट फुटिंग बॉटम साइड हो जाएगा तो 75 mm। वेट ऑफ द स्टील पैरामीटर D स्क्वायर अपन 162 डाया के हिसाब से वेट निकल जाता है किलोग्राम पर मीटर के हिसाब से। मेथड ऑफ द इम्प्रूविंग बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट यूजिंग डिफॉर्म्ड बार्स इन प्लेस ऑफ प्लेन बार्स। इम्प्रूव करना है बॉन्ड स्ट्रेंथ तो क्या, प्लेन बार की जगह डिफॉर्म बार को यूज कर लो। इंक्रीज ग्रेड ऑफ द कंक्रीट, कंक्रीट के ग्रेड को यूज कर लो। यूजिंग थिनर बार बट मोर इन द नंबर यूज कर लो। इंक्रीजिंग कवर अराउंड द ईच बार, कवर बढ़ा दे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, हाँ बढ़ जाएगा, पतला होगा तो जल्दी टूट जाएगा ना। प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड हुक बैंड एंकरेज ETC। इंक्रीज द रफनेस ऑफ द बार, सही है। इंक्रीज कॉम्पैक्शन ऑफ द कंक्रीट, कंक्रीट का कॉम्पैक्शन बढ़ा देने से तो भी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, सही है। बंडल्ड बार, डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द ईच ऑफ द बंडल बार इंक्रीज बाय 10% ऑफ द 2 बार। अगर 2 बार का बंडल हम एक साथ कर देंगे
तो बढ़ जाएगा। 3 बार को अगर जोड़ कर करेंगे तो 20% बढ़ जाएगा, और 4 बार को करेंगे तो 33% बढ़ जाएगा। परमिसिबल रिफ्लेक्शन ऑफ द बीम एंड स्लैब सेक्शन, टाइप ऑफ द सेक्शन अप टू 10 मीटर होता है, तो टाइप ऑफ द सेक्शन जो होगा, और मैक्सिमम रेशियो ऑफ द स्पैन अपॉन इफेक्टिव रेशियो, इफेक्टिव डेप्थ, मैक्सिमम रेशियो स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ फॉर द बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम है और टी बीम है तो हमारा जो उल्टा या स्टार्ट करते हैं, देखिए कम से ज़्यादा चलते हैं। कैंटिलीवर में 7 होता है स्पैन अपॉन इफेक्टिव रेशियो का परमिसिबल डिफ्लेक्शन लिमिट, और जबकि फिक्स्ड और कंटिन्यूस वो सिंपली सपोर्टेड और टी बीम में 20 होता है, जबकि फिक्स और कंटिन्यूस में 27 होता है। फिक्स वो 26 होता है, वो थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती तो भी वो सपोर्ट कर जाएगी, जबकि कैंटिलीवर भी में कम से कम होना चाहिए। सिंपली सपोर्टेड में इससे थोड़ा ज़्यादा चल सकता है क्योंकि दोनों तरफ सपोर्ट कर सकता है डिफ्लेक्शन, जबकि फिक्स और कंटिन्यूस बीम में और ज़्यादा चल सकता है। फर्स्ट स्लैब कंडीशन में अगर देखें तो स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो 1 वे के लिए जो सबसे कम, फिर वही बात है कैंटिलीवर के लिए सबसे कम होना चाहिए, तो 12 स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो। 1 वे 2 वे, 1 वे के लिए 1 वे स्लैब है, तो अर्थात एक साइड से उसकी फिक्सेशन है या सपोर्टिंग ज़्यादा है तो 30, और जबकि अगर 2 वे स्लैब है तो 35, और कंटिन्यूस स्लैब है तो फिर वो 40 कंडीशन में स्पैन अपॉन इफेक्टिव रेशियो हो जाता है। परमिसिबल डिफ्लेक्शन फॉर द बीम, अगर ये 10 मीटर तक कंडीशन वाले स्पैन है तो अगर 10 से ज़्यादा स्पैन है, 10 मीटर से ज़्यादा स्पैन है इनका, तो इफेक्टिव डेप्थ इंटू स्पैन स्क्वायर बाई 10 इंटू ए। यहाँ पे ए क्या है, स्पैन ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर द स्पैन अप टू 100 मीटर की जो बेसिक वैल्यू है उनको जगह पे ए रखना है, और बाकी अगर 100 मीटर से ज़्यादा है तो स्पैन स्क्वायर बाई 10 कर देना है। अगला इन द बीम एंड स्लैब इंक्लूडिंग ऑल द लोड्स एंड द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर क्रीप एंड सिंकेज शैल नॉट बी exceed span by 250 and not exceed. It is measured from cost level of the support. Deflection due to all the loads, temperature, shrinkage and creep after the correction of partitions. Deflection due to all the loads, temperature, shrinkage and creep after the correction of partitions. Wall and the application of the finishes shall not be exceed whichever is less span by 350 और 20 mm, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फाइनल डिफ्लेक्शन है स्पैन बाई 250, जबकि डिफ्लेक्शन ड्यू टू द आर लो टेम्परेचर क्रीप आफ्टर द इरेक्शन ऑफ पार्टीशंस वॉल एंड एप्लीकेशन ऑफ द finishes shall not be exceed, जबकि जो डिफ्लेक्शन है ऑकरिंग इंक्लूडिंग ऑल द लोड, इफेक्ट ऑफ द श्रिंकेज। फाइनल पूछेगा तो स्पैन बाई 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि अगर इरेक्शन ऑफ द पार्टीशन वॉल एंड एप्लीकेशन ऑफ द फिनिश जैसी फिनिशिंग हो रही है तभी पूछेगा तो स्पैन बाई 350 या 20 mm, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अर्थात बाद में ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो सकता है, लोड आने पर डिफ्लेक्शन हो सकता है ना ज़्यादा, इसलिए स्पैन बाई 250 ज़्यादा है, स्पैन बाई 350 कम है। लोड ही नहीं आया तो क्या ही डिफ्लेक्शन होगा। स्लेंडरनेस लिमिट ऑफ द लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ द बीम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम और कंटिन्यूस बीम एल नॉट should not be greater than minimum of the 60 B या 250 B स्क्वायर बाई डी, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्लेंडरनेस लिमिट ऑफ द लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ द बीम 60 B या 250 B स्क्वायर बाई डी। एल नॉट क्या हो जाए, क्लियर स्पैन, ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन दोनों की मिनिमम वैल्यू से। इफेक्टिव डेप्थ डी बी बराबर विथ ऑफ द बीम फॉर कैंटिलीवर 25 B, कंटिन्यूस सिंपली सपोर्ट 60 B, इसके लिए 25 B और 250 B स्क्वायर बाई डी, तो कैंटिलीवर की हो जाएगा 100 B स्क्वायर बाई डी।
रेनफोर्समेंट स्पेसिंग ऑफ फॉर बीम, मिनिमम हॉरिजेंटल स्पेसिंग, मैक्सिमम ऑफ हॉरिजेंटल स्पेसिंग कम से कम कितना होना चाहिए, इन इन चीज़ों की मैक्सिमम वैल्यू से होना चाहिए, मैक्सिमम इन तीनों में का मैक्सिमम होना चाहिए। इक्वल हॉरिजेंटल स्पेसिंग reinforcement of the beam, equal of the diameter of the bar if diameter is equal, सारे डायमीटर एक ही इक्वल, डायमीटर कई सारे बार हैं तो डायमीटर कम से कम होंगे, उनमें से ज़्यादा होना चाहिए। डायमीटर ऑफ द लार्जर बार इफ डायमीटर आर अनइक्वल 5 mm मोर देन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द पोस्ट एग्रीगेट, से 5 mm ज़्यादा होगा तो उतना हमको स्पेसिंग देना है, ठीक है। मिनिमम हॉरिजेंटल स्पेसिंग और मैक्सिमम ऑफ इन सब में से जो भी ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू से ज़्यादा हम स्पेसिंग देंगे, उसकी वैल्यू जो ज़्यादा वैल्यू उसका स्पेसिंग उस वैल्यू का स्पेसिंग देंगे। वर्टिकल स्पेसिंग मैक्सिमम ऑफ डायमीटर ऑफ द थिकर बार 15 mm या फिर 2/3, वर्टिकल में चली गई वैल्यू 2/3 मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, इनमें से कम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम इनमें से जो भी ज़्यादा होगा उसको लेंगे। शुड नॉट बी ग्रेटर देन ऑफ मैक्सिमम, उसकी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगा, अर्थात वही आती है ना, इससे कम नहीं होगा तो मैक्सिमम ले रहे हैं डायरेक्ट, इनमें से तीनों में से जो भी ज़्यादा वैल्यू वो ले लेंगे। जबकि वर्टिकल स्पेसिंग शुड नॉट बी लेस देन, कम नहीं होनी चाहिए, हाँ इससे कम नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन लेस देन नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम हॉरिजेंटल स्पेसिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा 300 mm फॉर FE 250 के लिए, 180 mm FE 450 के लिए। स्पेसिंग ऑफ बार फॉर स्लैब, स्लैब की कंडीशन में मिनिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस सेम एज A1 ऐसे ही हो जाएगा। हॉरिजेंटल स्पेसिंग मैक्सिमम होना चाहिए किससे, डाया जो बड़ा होगा उससे, या फिर 5 mm डाया से प्लस होना चाहिए, वो कोर्स एग्रीगेट के साइज से प्लस होना चाहिए। स्पेसिंग ऑफ बार इज शुड नॉट बी ग्रेटर देन बार फॉर स्लैब के केस में मिनिमम ऑफ द 3D और 300 mm फॉर मैन बार के लिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मिनिमम ऑफ द 5D और 300 FD फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नोट, मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट फॉर द बीम ऑफ द बीम, मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट ऑफ द बीम हो जाएगा AST इक्वल टू 0.85 BD, AST इक्वल टू 0.85 BD। मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट ऑफ बीम 0.04 B इंटू कैपिटल डी, देखो मैक्सिमम बोला गया ना, यहाँ पे ये कैपिटल डी ध्यान देना है, इसको हाईलाइट करते हैं अच्छे से, ये हो गया, जबकि यहाँ पे कैपिटल स्मॉल डी है, यहाँ पे कैपिटल डी है, स्मॉल डी यहाँ पे कैपिटल डी, ठीक है। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट साइज फॉर द स्लैब या बीम के लिए 1/8 इंटू टी होता है, डेप्थ है उससे ज़्यादा, उसका 8वां भाग। टोटल थिकनेस ऑफ द मेंबर, एरिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बार 0.15% ऑफ BD फॉर FE 250 के लिए, 0.12% ऑफ स्मॉल बी इंटू कैपिटल डी HYSD बार के लिए 12%, 15%, ठीक है, कम हो जाएगा ग्रेड बढ़ेगा तो। स्टील बीम थ्योरी इज रिलेटेड डब्ल्यू रेनफोर्समेंट सेक्शन, इज रिलेटेड डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन, स्टील बीम थ्योरी। एच पदा IS 456/2000 नॉन डायमेंशनल स्लेंडरनेस रेशियो,
सो डी इक्वल टू अंडाउट में एफ वाई अपॉन एफ सी के, एफ वाई यील्ड करेक्टरिस्टिक एफ सी के हो जाता है, नहीं एफ सी आर बराबर हो जाएगा क्रिटिकल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय क्रिटिकल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस. Various type of the slab, flat slab. It is a one-way or two-way slab system. Typically with the supporting column and reinforcement in two or more direction. Ribbed slab. It is a lighter and stiffer slab than the equivalent of the flat slab. जबकि circular slab जो होता है, it is most used in the water tank, swimming pool, manhole cover, etc. इम्पोर्टेंट टर्म टू अ फ्लैट स्लैब. ड्रॉप पैनल क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, जनरल डाटा फॉर फ्लैट स्लैब. ड्रॉप पैनल सेकेंड पार्ट ऑफ द फ्लैट स्लैब ओवर द सपोर्टिंग कॉलम थिकर पार्ट होता है ना ड्रॉप. कैपिटल इट इंक्रीज द शियर स्ट्रेंथ, नेगेटिव मूवमेंट कैपेसिटी एंड स्टिफनेस ऑफ द स्लैब एंड रिड्यूस डिफ्लेक्शन. जबकि कैपिटल क्या होता है, इट इज एक्सटेंड हेड ऑफ कॉलम. सेकेंड पार्ट एक्सटेंडेड हेड, ये एक्सटेंडेड हेड हो गया ना ऑफ कॉलम एंड रिड्यूस पंचिंग शियर. इट इज इंक्रीज रिजिडिटी ऑफ स्लैब कॉलम कनेक्शन. Dia of the column had 0.25 L effective each side. General data for the flat slab. Thickness 125 mm मिनिमम होती है. मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब ये 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर. ये 125 mm minimum thickness of flat slab without drop should not be less than L by 36 or with drop should not be less than L by 32. ये thickness है. इसमें drop क्या होता है, पैनल क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं. एक बार देखा जाए क्या कैपिटल ऑफ ड्रॉप ऑफ कॉलम. कैपिटल ड्रॉप कॉलम इमेज में देखते हैं कुछ ठीक ठाक. कैपिटल फॉर कप बन गया ना, ये ड्रॉप हो जाएगा. ये स्लैब है और इस पर रखा हुआ है, ये ड्रॉप है. ठीक है, जबकि ये कप है. कैपिटल कैपेसिटी होता है गोल गोल बड़ा बड़ा. इट इज एक्सटेंडेड हेड ऑफ कॉलम. एक्सटेंडेड हेड ऑफ कॉलम, ये हेड हो गया ना, रिड्यूस पंचिंग शियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ रिब. अभी तो काफ़ी है.
Property of the ribbed slabs. Maximum diameter of the bar 22 mm. Spacing should not be greater than 1.5 meter. Top thickness of the ribbed slab 50 to 80 mm. Overall depth of any two ribbed slab should not be greater than 4 times of the width of the slabs. रिब्ड स्लैब। चलिए एक बार देखते हैं रिब्ड स्लैब होता कैसा है, कंफ्यूजन हमको भी हो रहा है। ये है रिब्ड स्लैब, हाँ ठीक है। ये आजकल हम लोग कहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कई सारा मेट्रो स्टेशन के नीचे बना हुआ होता है ये रिब्ड स्लैब, ठीक है। तो ये देख सकते हैं स्टील एनफोर्समेंट कंक्रीट स्लैब बेयरिंग थिकनेस इस टाइप का होता है। लखनऊ वगैरह जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बार 22 mm। स्पेसिंग शुड नॉट बी लेस देन, जो नीचे की होती है ना स्पेसिंग, 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऊपर ये स्लैब गई है और ये वाली स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5 मीटर। टॉप थिकनेस ऑफ द रिब्ड, टॉप थिकनेस 50 से 80 mm, अर्थात 5 से 8 सेंटीमीटर। ओवरऑल डेप्थ ऑफ any two ribbed slab should not be greater than 4 times of the width of the slab। ये width है, 4 टाइम width होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इफ़ टू if two-way ribbed slab is also known as a waffle slab। waffle slab दोनों साइड हो जाएगा। देखो अभी सर्चिंग में पकड़ रहा था ऑटोमेटिक waffle slab को। रिब्ड स्लैब वर्सेस waffle slab दोनों तरफ से अगर ये हो जाएगा तो waffle slab हो जाएगा। देखो ये है, इधर से भी है और ऐसे भी गई है डायरेक्शन में और ऐसे भी गई है, तो इसमें होता है waffle slab। When circular slab is not fixed at edge, रेडियल मूवमेंट हो जाएगा 3W/16 R² माइनस R², कैपिटल R² माइनस R²। सरकमफेरेंशियल मूवमेंट जो हो जाएगा वो 3W/R²/16 एट द सेंटर, और जबकि एट द सपोर्ट हो जाएगा प्लस में 2W/R²/16। रेडियल शियर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V=WR/2 एट द सेंटर, जबकि सपोर्ट पे V मैक्सिमम होता है। व्हेन सर्कुलर स्लैब फिक्स्ड एट एज, अभी विदाउट फिक्सेशन था एट एज, अब फिक्स है, तो मैक्सिमम रेडियल एंड सरकमफेरेंशियल में मूवमेंट बराबर हो जाएगा एट द सेंटर पर WR²/16, जबकि मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट जो हो जाएगा 2WR²/16। मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ द वेरियस स्लैब ड्यू टू यूडीएल टाइप ऑफ द स्लैब। मूवमेंट कैपेसिटी इक्विवेलेंट ट्रायंगुलर स्लैब के लिए मूवमेंट कैपेसिटी WL²/72, WL²/72, जबकि सिंपली सपोर्टेड स्क्वायर स्लैब के लिए WL²/24, और अगर स्लैब फिक्स है एट द ऑल एजेस तो WL²/48 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मूवमेंट कैपेसिटी है इक्विलेटरल ट्रायंगुलर स्लैब के लिए, WL²/ नहीं, सबसे कम है, सॉरी, सबसे ज़्यादा है सिंपली सपोर्टेड स्क्वायर स्लैब के लिए।
WL²/24, जबकि फिक्स हो जाएगा तो WL²/48, चारों दिशाओं से फिक्स है। इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लेंज 40 सेक्शन फॉर मोनोलिथिक टी बीम के लिए जो विथ की वैल्यू हो जाएगी BF बराबर मिनिमम ऑफ L0/6 प्लस BW प्लस 6DF और BW प्लस 1/2 क्लियर डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट बीम। याद रखना है। फॉर आइसोलेटेड, ये IS कोड में भी होता है। L0/6 प्लस BW प्लस 6DF 6/6 आ रहा है इसमें। BW प्लस 1/2 क्लियर डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट बीम। फॉर आइसोलेटेड टी बीम, ये मोनोलिथिक थी। अब आइसोलेटेड के लिए क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ द L0/L0 B प्लस 4 प्लस का BW और BF बराबर B, विथ ऑफ फ्लेंज बराबर L0 बराबर हो जाता है 0.7670 इंटू इफेक्टिव स्पेन इन कंटिन्यूस सेलर बीम के लिए। इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लेंज फॉर L0, इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लेंज फॉर L0 फॉर मोनोलिथिक के लिए L0 बराबर इफेक्टिव विथ फॉर फ्लेंज ऑफ L बीम के लिए इफेक्टिव विथ कितनी होगी मोनोलिथिक कंडीशन में, BF बराबर हो जाएगा मिनिमम ऑफ द L0/12 BW प्लस 3W प्लस 3DF डेप्थ ऑफ द फ्लेंज, और जब या फिर BW प्लस 1/2 क्लियर डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट बीम, मिनिमम इन दोनों में से जो कम वैल्यू होगी वो हो जाएगी विथ ऑफ द फ्लेंज। फॉर आइसोलेटेड L सेक्शन के लिए जो इफेक्टिव विथ हो जाएगी L बीम के लिए, तो आइसोलेटेड कंडीशन में हो जाएगी, मोनोलिथिक में ये थी 12 प्लस BW/3DF या BW प्लस 1/2 क्लियर डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट बीम। फॉर आइसोलेटेड L सेक्शन में मिनिमम ऑफ 0.50 L0/B प्लस 4 का होल प्लस BW या BF बराबर B आइसोलेटेड कंडीशन में। डेप्थ ऑफ टी बीम span/10 टू span/12 फॉर हैवी लोड के लिए, डेप्थ D की कंडीशन है span/10 टू span/12 फॉर हैवी लोड के लिए। अगर span/12 टू span/15 फॉर मीडियम लोड के लिए, span/15 टू span/20 फॉर लाइटर लोड के लिए, फॉर span/12 टू span/15 फॉर टी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। टी बीम मीन्स सिंपली सपोर्टेड, मीडियम लोड या सिंपली सपोर्टेड। टी बीम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी फॉर टी बीम, वेव विथ जो होना चाहिए 1/3 से 2/3 ऑफ टोटल डेप्थ और डेप्थ ऑफ द रिब, इन दोनों में से जो भी है 1/3 से लेकर 2/3 के बीच में होना चाहिए। वेव डेप्थ जो हो जाएगा वो DW = D - TF। टी बीम के बारे में वेव विथ हो गया, वेव डेप्थ हो गया। मिनिमम टेंसाइल एनफोर्समेंट AST हो जाएगा 0.85 PW इंटू D/yield स्ट्रेस। मैक्सिमम टेंसाइल और कंप्रेशन स्टील AST बराबर 0.04 BW इंटू D। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट should not be less than 60% of main bar provided in the middle part of slab। जो भी मिडिल पार्ट में प्रोवाइड किया गया है मेन बार, उसका 60% से कम नहीं होना चाहिए ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इन द टी बीम। नोट, इन द डिजाइनिंग ऑफ टी बीम रिवर्स और इनडायरेक्ट मेथड इज यूज्ड। टी बीम की डिजाइन में रिवर्स और indirect method is used। The thickness of flange of T-beam for a ribbed slab is assumed as thickness of concrete topping।
thickness of the flange of the T-beam of a ribbed slab is assumed to be a thickness of the concrete topping. L-beam are designed for bending moment and torsional moment. For L-beam, permissible stress of concrete is taken less than 30%. कंक्रीट में 30% से भी कम आता है. Actual depth of the neutral axis for the T section when neutral axis is in flange. न्यूट्रल एक्सिस यहीं पे है तो जो हो जाता है एक्चुअल डेप्थ बी एक्स ए स्क्वायर बाई 2. ठीक है, बी एक्स ए स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए when neutral axis in wave area bf into df xa minus df by 2. Neutral axis in the wave area bf into df m minus bf into df xa minus df by 2 equal to MAST d minus XA. By neglecting wave area, one way slab LYB की जो वैल्यू है 2 से ज़्यादा होनी चाहिए फॉर सपोर्टिंग 2H ओनली सपोर्टिंग ओनली 2H. टू वे स्लैब LYB की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 होनी चाहिए सपोर्टिंग ऑन ऑल एजेस. Maximum bending moment occur at the shorter span. याद रखना है, ये गड़बड़ हो सकता है. शॉर्टर स्पैन पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ओकर होता है. टी सेक्शन वाली बीम के लिए डिजाइन ऑफ द टू वे स्लैब इफ Grashof-Rankine method used for the corner not held down position. Load at the shorter span WB बराबर L की पावर 4 अपॉन L की पावर 4 प्लस B की पावर 4. स्मॉल W बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस R की पावर 4 इंटू W. लोड एट द लॉन्गर स्पेन, अगर यहाँ शॉर्टर है तो लॉन्ग करो, लॉन्गर है तो शॉर्ट करो. WL बराबर B की पावर 4 अपॉन L की पावर 4 प्लस B की पावर 4. W बराबर R स्क्वायर R की पावर 4 अपॉन 1 प्लस R की पावर 4 इंटू W. शॉर्टर है तो शॉर्टर है, लॉन्गर है तो लॉन्गर है. वी आर R इक्वल टू B अपॉन L. शियर फोर्स बराबर BB बराबर हो जाएगा एट द शॉर्टर स्पेन 1/3 स्मॉल W इंटू कैपिटल B एट द लॉन्गर स्पेन LYB अपॉन B 2 प्लस LYB इंटू W इंटू B. LYB बराबर होता है R तो BL बराबर हो जाएगा R अपॉन 2 प्लस R W इंटू B. बाय
पिगुएट्स एंड मार्केस मेथड कॉर्नर हेल्ड डाउन पोजीशन, वहाँ पे अभी वो डाउन पोजीशन पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे एम ई बराबर हो जाएगा एम एक्स बराबर हो जाएगा आर एक्स डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर अपॉन 8, एम वाई बराबर हो जाएगा आर वाई डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू एल स्क्वायर वाई डब्ल्यू एल वाई स्क्वायर अपॉन 8। आई एस कोथ मेथड के अकॉर्डिंग स्पेसिंग ऑफ द बार बराबर 1000 ए अपॉन ए एस टी और ए एस एफ वन अपॉन ए एफ टू का होल स्क्वायर बराबर एस वन अपॉन एस टू। कटलमेंट ऑफ द बार बराबर हो जाता है एल वाई 7 फॉर स्लैब के लिए और एल वाई 10 फॉर बीम के लिए। विथ ऑफ द स्लैब अज्यूम्ड फॉर डिजाइन 1000 mm हमेशा मान के चलते हैं। डायमीटर ऑफ द मेन रेनफोर्स बार इज इन स्लैब इज इक्वल टू 8 से 14 mm। डायमीटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट बार इज 8 से 14 mm। स्लैब के लिए 8 से 14 mm। डाउन हो गया है रिकॉर्डिंग, 100 पे ही ख़त्म कर देंगे। डायमीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बार इन स्लैब इज 6 से 8 mm। क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम, स्लेंडरनेस रेशियो 3 से कम है या इक्वल है तो पेडेस्ट्रियल, 12 से ज़्यादा है बराबर है तो लॉन्ग कॉलम, 3 से 12 के बीच में है तो शॉर्ट कॉलम। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन कॉलम 6%, जबकि मिनिमम रेनफोर्समेंट इन कॉलम 0.8%। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम फॉर शॉर्ट कॉलम सिग्मा ए एस सी प्लस सिग्मा सी सी ए सी डब्ल्यू एस एम के लिए, जबकि पी अल्टीमेट जो होता है 0.4 एफ सी के ए एस सी, 0.67 एफ वाई ए एस सी एल एस एम के लिए होता है। फॉर लॉन्ग कॉलम ए सी क्या हो जाता है, ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ द स्टील सेक्शन। फॉर लॉन्ग कॉलम के लिए पी बराबर जो हो जाएगा लोड क्या लोड सी आर रिडक्शन फैक्टर सिग्मा एस सी प्लस सिग्मा सी सी ए सी, और रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू जरूरी 1.25 एल इफेक्टिव अपॉन 48 बी मिनिमम। स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 12 तब लॉन्ग कॉलम होगा, और 1.25 एल इफेक्टिव अपॉन माइनस में 1.60 आर मिनिमम। स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 40। लीस्ट एल बी बराबर होता है लीस्ट लेटरल डायमेंशन। सी आर इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉर जो फिक्स कॉलम के लिए 0.65, और अगर एक तरफ से फिक्स एक तरफ से फ्री है तो एल इफेक्टिव इक्वल टू एल, एक तरफ से फिक्स है तो एक तरफ से हिंज है एल इफेक्टिव तो एल, एक तरफ से फिक्स है एक तरफ से फ्री है, दोनों तरफ से अगर ये हिंज है तो एक तरफ से फिक्स अपन एक तरफ से हिंज 0.8 एल, एक तरफ से फिक्स और दूसरी तरफ से फ्री तो एल 12 होता है। वैसे ऐसे में देखना पड़ेगा, गलती तो नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम विथ हेलिकल एनफोर्समेंट 5% बढ़ जाता है ए एस सी प्लस सिग्मा एस सी इंटू ए एस सी प्लस सिग्मा सी सी प्लस ए सी फॉर शॉर्ट कॉलम के लिए। लॉन्ग कॉलम के लिए 5% बढ़ जाएगा रिडक्शन फैक्टर के साथ ए एस सी सिग्मा एस सी इंटू ए एस सी प्लस सिग्मा सी सी इंटू ए सी फॉर लॉन्ग कॉलम के लिए। नोट, हेलिकल एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ओनली फॉर सर्कुलर कॉलम। चार पेज और हैं, फिर से डाले जाएंगे, ठीक है, 3 पार्ट में कवर हो जाएगा। ओके, चलते हैं, धन्यवाद। मोबाइल हो गया डिस्चार्ज, या फिर करें क्या?
चलिए अच्छा ख़त्म करते हैं पूरा आरसीसी। नोट, हेलिकल एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ओनली फॉर सर्कुलर कॉलम, ठीक है। ड्यू टू हेलिकल एनफोर्समेंट इट स्ट्रेंथ इंक्रीज बाई 5% ज़्यादा हो जाती है। हेलिकल एनफोर्समेंट प्रोवाइडेड ओनली अ सर्कुलर एनफोर्समेंट। मिनिमम नंबर ऑफ द बार रेक्टेंगुलर की 4 होती है, सर्कुलर के लिए 6 होती है मिनिमम। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट टाई बार के लिए डायमीटर होता है मैक्सिमम ऑफ द 1/4 डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडल बार, या फिर 6 mm, जो भी ज़्यादा होगा वो ले लेंगे। बांधना है ना तो थोड़ा मोटे से बांधेंगे, अच्छे से बंधेगा, इसलिए मैक्सिमम ले रहे हैं इन दोनों में से। पिच हो जाएगा मिनिमम, कम से कम पिच, कम से कम दूरी पर रखेंगे, अच्छे से बांध के रखना है। लीस्ट लेटर डायमेंशन ऑफ 16.5 और 13 mm। पास में रखेंगे तो अच्छे से बंद कर रखेगा, दूर रखेंगे तो ब्लैंक हो जाएगी ना चीज़ें। पास पास से बांध दो। तो 300 mm या फिर 16.5, इसमें से जो भी ज़्यादा होगा उसको ले लिया जाएगा, या फिर लीड लेस्टर डायमेंशन जो भी मिनिमम होगा उसको ले लिया जाएगा। मैक्सिमम 1/4 डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडल बार। हेलिकल और स्पाइरल बार पिच, मैक्सिमम पिच कितनी होती है वो 75 mm और कोर डाया का 6। मिनिमम ऑफ 75 mm और कोर डायमीटर का 6 भाग डिवाइड बाई 6 मैक्सिमम पिच होती है हेलिकल की। जबकि मिनिमम कितनी होती है तो 25 mm और 3 टाइम ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्पाइरल बार। स्लेंडरनेस लिमिट, unsupported length between the end retains should not be less greater than 16 टाइम ऑफ द लीड लेस्टर डायमेंशन। 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इफ़ एनी गिवन प्लेन वन एंड ऑफ कॉलम इज unrestrained then its unsupported length should not be greater than 100 b square upon capital D. Minimum eccentricity of the column for rectangular column E minimum equal to the maximum of the L effective upon 500 plus B upon 30 या फिर 20 mm। इसमें से जो भी ज़्यादा होगा उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉलम उतनी होनी चाहिए। फॉर नॉन रेक्टेंगुलर कॉलम ई मैक्सिमम बराबर हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ द एल इफेक्टिव अपॉन 300 और 20 mm। इनमें से कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ले लो, वो मैक्सिमम हो जाएगी नॉन रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए। सर्कुलर वगैरह हो गया जो भी। फेलियर ऑफ द आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग इज ड्यू टू द बेंडिंग मूवमेंट और पंचिंग और शियर फोर्स। आइसोलेटेड का फेलियर, बेंडिंग मूवमेंट, पंचिंग और शियर फोर्स। क्रिटिकल सेक्शन फॉर द फुटिंग फॉर वन वे शियर एट द डिस्टेंस D, वन वे के लिए D अवे फ्रॉम द कॉलम फेस, जबकि पंचिंग और टू वे शियर के D/2। वन वे वनडे एग्जाम होते हैं ना, वनडे एग्जाम। क्रिटिकल शियर पंचिंग और टू वे शियर के लिए D/2, इसमें 2 है इसमें 2 हो जाएगा फ्रॉम द कॉलम। P2 एंट्री चल रही है आजकल अमीनों की, 2 में 2 है ही। टू चेक वर्टिकल शियर एट कॉलम फेस, चेक करो फेस पे चेक करो। That is the effective depth. Stress resultant वन वे के लिए एट द D, वन डे बेंडिंग मूवमेंट के लिए एट द फेस ऑफ द कॉलम। बेंडिंग मूवमेंट BF बेस्ट फ्रेंड। वन वे वन डे पंचिंग शियर P2 या D/2। शियर
SC सुप्रीम कोर्ट। ये सब कॉलम के लिए कंडीशंस हैं। स्ट्रेस shear bending moment, punching shear at the column, पंचिंग और 2/shear dy/2 वही तो हुआ है कुछ भी। परमिसिबल पंचिंग shear stress for the footing, परमिसिबल पंचिंग shear stress for the footing हो जाएगा KS 0.16 अंडरवुड में FC के WSM के लिए, KS 0.25 अंडरवुड में FC के LCM के लिए। केस बराबर हो जाएगा 0.5 प्लस का BC बीटा C, शॉर्टर साइड ऑफ द कॉलम डिवाइड बाय लॉन्गर साइड ऑफ द कॉलम, बीटा फैक्टर। परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस ऑफ फुटिंग सिग्मा B बियरिंग स्ट्रेस ऑफ फुटिंग 0.25 FCK फॉर WSM के लिए, 0.45 FCK फॉर LSM के लिए। कॉलम फुटिंग ऑन पाइल्स थिकनेस should not be less than 300 mm या 300 सेंटीमीटर, और कॉलम फुटिंग्स रेस्टिंग ऑन द सॉइल should not be less than 150 mm या 15 सेंटीमीटर। Note: to calculate upward soil pressure, self-weight footing 10% is not taken, but to calculate footing area it is taken। ठीक है ना। बट कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल स्टेम डिजाइन शियर फोर्स हो जाएगा 1/2 KS इंटू गामा इंटू H², और जबकि स्टेम डिजाइन एट द मोमेंट 1/6 KS इंटू गामा H²। कंपोनेंट ऑफ द रिटेनिंग वॉल एंड देयर फंक्शन। स्टेम का क्या होता है? वर्टिकल कंपोनेंट होल्डिंग टू द बैक फिल। स्टेम इज डिजाइन एज अ कैंटिलीवर स्लैब। टू क्या होता है? इट इज अ पोर्शन ऑफ द फुटिंग इन फ्रंट ऑफ द वॉल, in front of the wall. It is designed as an inverted cantilever type slab. Inverted cantilever type slab. Upward pressure of the soil act on the bottom surface of toe. Heel क्या होता है? Portion of the footing at the backfill side of called heel. अगला देखते हैं जो हमारा वीप होल्स होते हैं। वीप होल्स ड्रेन आउट द वाटर फ्रॉम द वर्कफिल। यूज ऑफ द रिड्यूस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एक्सेस लैटरल प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वीप होल्स आर प्रोवाइडेड। द वीप होल्स आर स्पेस्ड 5 मीटर हॉरिजॉन्टली। मिनिमम कितना है? 5 मीटर स्पेस्ड, एंड 2 मीटर वर्टिकली। 5 मीटर और 2 मीटर। Shear kit is a structural element which is sometimes used to the bottom side of the footing and retaining walls to reduce wall sliding. Mode of failure or retaining walls. Overturning failure factor of the safety should not be less than 1.55. Overturning moment equal to P into H/3. Restoring moment W into P minus X bar. देन ओवरटर्निंग फेलियर का जो फॉर्मूला W इंटू P माइनस एक्स बार अपन P इंटू H/3 तो ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.55।
Sliding factor, shear key is provided in increase of the sliding resistance. Factor of safety should be equal to less than 1.2 1.5. Resting friction force F per hour mu into W. Normal loading condition mu into W by P should be greater than or equal to 1.40. For earthquake loading, mu into W by P should be equal to or greater than 1. Bearing failure, stress checked for from the following equation: sigma equal to F by A plus minus F M into Y upon D. The factor of safety against bearing failure F allowed bearing pressure divided by F max should be less than 3. Tension failure, resultant of the all type of the forces should be passes middle third of the base of the wall. Eccentricity equal to E equal to A less than B into B by 6. E equal to A less than B by 6. Shallow shear failure, factor of safety should be greater than 1.5. Type of the limit state of the service included limit state of the deflection, crack, vibration, settlement, deterioration, corrosion, ponding, fire resistance, etc. Ponding, fire resistance, corrosion, deterioration, settlement, crack, deflection, etc. Limit state of the collapse, shear, flexure, torsion, tension, compression. LSM of collapse deal with the safety of the structure, and limited state of the service field deals with the durability of the LSM structure. Steel level in limit state method is more than the working state. Stress level in limit state method is more than the working stress method. Value of the partial safety factor gamma m. मटेरियल कंक्रीट और स्टील के लिए लिमिट स्टेट मेथड में क्या हो जाएगा? कोलैप्स के लिए 1.5, डिफ्लेक्शन के लिए 1, क्रैकिंग के लिए 1.3, कंक्रीट के लिए हो जाएगा, जबकि स्टील के 1.15, डिफ्लेक्शन के लिए 1 और क्रैकिंग के लिए 1, बीच में 1.51 और 1.3 क्रैकिंग के लिए. Partial factor of safety for concrete is high due to quality control of concrete is not good as compared to steel. Characteristic strength below which not more than 5% of test result are expected to fall. Allowable or design strength of characteristic strength क्या होता है? तो कंक्रीट और स्टील के लिए अलाउबल या डिजाइन स्ट्रेंथ करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है? तो कंक्रीट के लिए 0.45 FCK, जबकि करेक्टरिस्टिक होती है 0.67 FCK. स्टील के लिए होती है 0.87 अलाउबल या डिजाइन स्ट्रेंथ FY, करेक्टरिस्टिक होती है 0 FY. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ फॉर कंक्रीट इज पैराबोलिक फ्रॉम 0 to 0.002 तक, जबकि कांस्टेंट फ्रॉम 0.002 से 0.003. Concrete considered to have failed concrete considered to have failed at maximum strength 0.0035 in stress diagram. Bending stress diagram, stress strain diagram. Maximum strain in steel is equal to epsilon max equal to 0.002 plus Fy upon 1.15 ES.
डिजाइन लोड बराबर हो जाएगा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू करेक्टरिस्टिक लोड। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर वेरियस टाइप ऑफ द लोडिंग एज पर द IS 456/2000। डेड लोड लाइव लोड है तो 1.5 ठीक है। कॉम्बिनेशन है, अर्थक्वेक नहीं है या विंड लोड नहीं है। जब अर्थक्वेक के साथ हो जाएगा तो डेड लोड या विंड लोड, केवल डेड लोड प्लस विंड लोड है तो 1.5 हो जाएगा अर्थक्वेक के लिए, विंड लोड के लिए। जबकि डेड लोड में जो 1.5 या 0.9 ले लेंगे। डेड लोड लाइव लोड, डेड लोड विंड लोड अर्थक्वेक लोड इनमें से कुछ है, या प्लस में लाइव लोड है तो हो जाएगा 1.2 लिमिट स्टेट में सर्विसबिलिटी के लिए 1.11 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन जब तीनों साथ में आएंगे तो केवल डेड लोड बन रहेगा, बाकी सब 0.88 हो जाएगा। डेड लोड 0.9 value is considered when the stability against overturning and reversible stress is critical, where dead load are contribute to the stability. Reversible stress है critical, where dead loads contributes to stability. Assumption in limit state of collapse under flexure. Plane section normal to the axis remain plane after bending. Plane section normal to the axis remain plane after bending. It means the strain distribution across the depth of the cross section is linear, ठीक है। Maximum strain in concrete which occur at the outmost compression fiber is taken 0.0035 in bending. Maximum strain in concrete which occur at the outermost of the fiber in the, वो कैसे बनेगा, ये है उल्टा बना दिया यहाँ पे। ये बनेगा ना, ऐसा बनेगा, ये स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, जबकि स्ट्रेस वाला मैटर जो बनेगा ना ऐसा बनेगा। ये 0.002, ये 0.0035, ये गलत है। ये दिया गया है जैसे the stress strain curve, the concrete having parabolic shape up to a 0.002 strain and constant up to limit state 0.0035। कांस्टेंट हो गया ना, ये पैराबोलिक कांस्टेंट शेप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। For design purpose, strength of the concrete is assumed to be 0.45 FCK and for steel 0.87 FY। ये हमारा डायग्राम है, स्ट्रेस स्ट्रेन और ये स्ट्रेस। एरिया ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक 0.36 FCK इंटू XU, ठीक है। एरिया ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक ये जो बन रहा है ना, इसका एरिया हो जाएगा 0.36 FCK इंटू XU। Depth of the center of the gravity of the stress block from the upper end, सेंटर ऑफ ग्रेविटी y बार की वैल्यू जो निकालेंगे 0.42 XU। टोटल कंप्रेशन फोर्स इन कंक्रीट 0.36 FCK XU इंटू P।
ये टोटल टेंशन फोर्स इन द रेनफोर्समेंट टी हो जाएगा 0.87 एफ वाई इंटू एस टी। न्यूट्रल एक्सिस के लिए एक्स यू बराबर हो जाएगा 0.87 एफ वाई इंटू एस टी अपॉन में 0.636 एफ वाई एफ सी के इंटू बी। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस एक्स यू बराबर मैक्स एक्स यू मैक्स बराबर 700 डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 एफ वाई इंटू डी। Limiting depth of the neutral axis. Depth of the compression force from the top of the beam section y बराबर हो जाएगा 0.42 XU। लीवर आर्म Z बराबर D माइनस 0.42 XU या Z बराबर D माइनस वाई बार या फिर Z बराबर D माइनस एफ वाई एस टी अपॉन एफ सी के बी। XU depth of the neutral axis, CU area of the stress block into width of the beam, TU area of the steel into permissible stress. Actual probability of the failure of the RCC sticks ऊपर minus 0.95 into 0.95 ये हो जाएगा 0.0975 या 9.75 into 10 power minus 2. Moment of the resistance MR for under reinforcement section when XU is less than the XU max. MU लिमिटिंग हो जाएगा 0.87 एफ वाई इंटू एस टी डी माइनस 0.42 XU। फॉर बैलेंस सेक्शन MU लिमिटिंग हो जाएगा XU पी डी स्क्वायर इंटू एफ सी के। QU बराबर हो जाएगा 0.36 XU अपॉन डी मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.42 XU मैक्स अपॉन डी और 0.36 FC के XU बी D minus 0.42 XU। Important data for the concrete in limited state steel grade के लिए Fe250 Fe415 Fe500 के लिए XC की वैल्यू 0.53 D अपॉन 0.53 D। अगले के लिए 0.48 D 0.42 D 460 386 386 386 386 और टाउ मैक्स बराबर है क्या ये 0.0038 0.3380 0.0380 0.04187। MU लिमिटिंग बराबर हो जाएगा 0.149 BD स्क्वायर इंटू एफ सी के 0.138 BD स्क्वायर एफ सी के 0.133 एफ BD स्क्वायर इंटू एफ सी के। इन लिमिटिंग स्टेट ऑफ द कोलैप्स in flexure the ultimate strain in concrete is limiting to 0.0035 in bending. In ultimate strain the design the maximum compressive strain permitted at collapse or axial compression RCC column is about to be 0.002. लिमिट स्टेट कोलैप्स में फ्लेक्सियल की कंडीशन में अल्टीमेट स्ट्रेन हो जाएगा 0.035 इन बेंडिंग और अल्टीमेट स्ट्रेन डिजाइन टू द मैक्सिमम कंप्रेशन कंडीशन में 0.002 बेंडिंग में ज़्यादा हो जाएगा। मेथड फॉर द प्री स्ट्रेसिंग में क्या होता है इन दिस सिस्टम हाई स्ट्रेंथ स्टील टेंडम आर द पुल्ड बिटवीन टू एंड्स abutment before casting of the concrete abutment are the fixed at the end of the pre-stressing bed. For pre-stressing concrete water cement ratio should be 0.45 slump 75 mm concrete M40 ग्रेड की होनी चाहिए।
पोस्ट टेंसिंग मेथड में प्री स्ट्रेसिंग ऑफ द कंक्रीट इज डन आफ्टर कंक्रीट बीइंग हार्ड। इंपॉर्टेंट डाटा, वाटर सिमेट्री 0.45, स्लम वैल्यू 0.75 हो जाएगा। कंक्रीट जो हो जाएगा पोस्ट टेंसिंग की M30 हो जाएगा, जबकि प्री टेंसिंग की M40 रहेगा। लॉस इन द प्री स्ट्रेसिंग, इमीडिएट लॉस शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, टाइम डिपेंडेंट लॉन्ग टर्म होता है। इमीडिएट होता है इलास्टिक शॉर्टनिंग या फ्रिक्शन या फिर एंकरेज लॉस, जबकि लॉन्ग टर्म होता है क्रीप, श्रिंकेज, रिलैक्सेशन। प्री टेंशन मेंबर, पोस्ट टेंशन, इलास्टिक शॉर्टनिंग होता है प्री टेंशन मेंबर में, पोस्ट टेंशन मेंबर में नो इलास्टिक लॉस। इन इफ केवल आर द स्ट्रेच एंड एंकर्ड साइमल्टेनियसली, दोनों को साथ में लिया जाता है। क्रीप लॉस होता है, फ्रिक्शन लॉस होता है पोस्ट में, श्रिंकेज लॉस होता है प्री टेंशन मेंबर में, एंकरेज स्लिप लॉस होता है, रिलैक्सेशन लॉस होता है, क्रीप लॉस होता है, श्रिंकेज लॉस होता है, रिलैक्सेशन सब लॉस होता है। लॉस ऑफ द प्री स्ट्रेस इन पोस्ट टेंशनिंग ड्यू टू द श्रिंकेज इज प्री स्ट्रेस इन पोस्ट टेंशनिंग 2 into 10 की पावर -4 डिवाइड बाई log 10 t plus 2 into ES, t बराबर एज ऑफ द कंक्रीट इन डेज। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन प्री टेंशनिंग, पोस्ट टेंशनिंग में था ये, प्री टेंशनिंग में ड्यू टू द श्रिंकेज इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर 4, मतलब प्री टेंशन में ज़्यादा श्रिंकेज होता है। इंक्रीज ऑर्डर ऑफ द डायमीटर वायर स्ट्रैंड टेंडम केबल WSTC। टोटल अलावा लॉस, अगर टाइप ऑफ द लॉसेस प्री टेंशन है तो उसके लिए इलास्टिक शॉर्टनिंग, क्रीप इन कंक्रीट, सिंक्रेज ऑफ द कंक्रीट, रिलैक्सेशन ऑफ द स्टील। इलास्टिक शॉर्टनिंग कंप्लीट 3%, पहले रिलैक्सेशन ऑफ द स्टील 2%, श्रिंकेज ऑफ द वो इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ द कंक्रीट 3%, क्रीप इन द कंक्रीट 6%, श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट 7%। ऐसे ही पोस्ट टेंशनिंग में इलास्टिक शॉर्टनिंग कंक्रीट 1%, रिलैक्सेशन ऑफ द स्टील 3%, क्रीप इन द कंक्रीट 5%, जबकि श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट 6%। एक एक कम है, एक एक का अंतर है। टोटल प्री टेंशन में 18%, जबकि पोस्ट टेंशन में 15% होता है। लॉस ऑफ द श्रिंकेज इज मोर देन एनी अदर टाइप ऑफ द प्री स्ट्रेस लॉसेस, श्रिंकेज में ज़्यादा होता है। मेथड ऑफ द प्री टेंशनिंग, लॉन्ग लाइन मेथड, Hoyer method, a Hoyer system. This method is used to the production in the larger number of the pre-stressed members. In this system, two bulkheads or abutment independently anchored into the group of the providers several meters. रेलवे स्लीपर, इलेक्ट्रिक पोल, ETC बीम वगैरह हो जाता है, इसके लिए होता है। इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग वाइड हैवी स्ट्रक्चर्स। मेथड ऑफ द पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम्स, पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम फ्रेसिनेट, गिफॉर्ड यूडॉल, ली मैकऑल, मैग्नेट बेल्टन। टाइप ऑफ द टेंडम, बायर एंड स्ट्रट्स।
Buyers Lee McCallum bars at ends it is treated. Mangle Blatton wires it. Type of the anchor is conical, split conical, nut and bolt action wedge. फ्रेसिनेट में वायर स्टैंड लेते हैं, कॉनिकल एंकरिंग करते हैं। ग्रिफोलियोडॉल में वायर लेते हैं, स्प्लिट एंकरिंग स्प्लिट कॉनिकल करते हैं। ली मैकॉल में वायर लेते हैं, नट एंड बोल्ट लगाते हैं। ली मैकॉल। मैंगलेन ब्लैटन में वायर लेते हैं और वेज करते हैं। MWW LBN GWS FWC कोड प्रोवाइडेड ऑफ IS 1343 2012। मिनिमम क्लियर कवर 20 mm होना चाहिए। स्पेसिंग प्री टेंशन मेंबर में स्पेसिंग मैक्सिमम होनी चाहिए 3 टाइम ऑफ द डायमीटर ऑफ द वायर से। नॉमिनल साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट प्लस 5 mm, इससे ज़्यादा होना चाहिए। पोस्ट टेंशन मेंबर में 40 mm या फिर नॉमिनल साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट प्लस 5 mm में से ज़्यादा इक्वल टू होना चाहिए। कीमत कम हो जाएगा 3 टाइम दबाए, जबकि कोर्स में 47 से ज़्यादा होना ही चाहिए। डायमीटर ऑफ द डक्ट 2.5 से 3 गुना डायोड केबल के होना चाहिए। 2.5 से 3 गुना याद रखने वाली वैल्यू है, सोच नहीं सकते हैं। मैक्सिमम अपवर्ड डिफ्लेक्शन ड्यू टू प्री स्ट्रेसन स्पेन बाई 300। अपवर्ड डिफ्लेक्शन स्पेन बाई 300, कुछ भी हो सकता है। चलिए अब स्टील स्टार्ट हो रहा है, अगली बार में आपको स्टील मिलेगा कुछ पार्ट में, 1-2 में। धन्यवाद, आप बने रहे, हमारी हिम्मत बनी रही। धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।